एक ऐसा नौजवान जो बस में अखबार फरोशी करता है और उसके बाद एक बहुत बड़े अखबार का ग्रुप एडिटर बन जाता है। मैंने सिर्फ अखबार नहीं बेचे, मैंने बर्फ़ के गोले भी बेचे, मैंने पकोड़े भी बेचे, मैंने समोसे भी बेचे, मैंने 5-5 मंजिला इमारतें भी बनाई हैं बतौर मज़दूर, ईंटें उठाई हैं, गारा उठाया है। ऐसा कौन सा मुश्किल वक्त था जिसने आपको रुला भी दिया लेकिन हिम्मत भी दी? एक वक्त नहीं था, बहुत सारे ऐसे वक्त आए। आज का दौर सबसे बदतरीन दौर है सहाफ़त में। मैंने आज तक याहिया ख़ान का बहुत थोड़ा सा मार्शल देखा है, फिर मैंने ज़ियाउल हक़ का मुकम्मल मार्शल देखा है, फिर मैंने परवेज़ मुशर्रफ का मुकम्मल मार्शल देखा है। लेकिन इतनी पाबंदियाँ और इतना जबर उन दौर में भी नहीं था जितना आज शहबाज हुकूमत के अंदर है। मेरी तो सारी ज़िंदगी जो है वो इसकी मशहूर है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो राना साहब, हमें ये खबर मिली थी कि आप इतने बड़े सहाफ़ी को जो टीवी पर बैठकर बात करता है, हक की बात करता है, कहीं झुकता नहीं है, वो एक बंदे के सामने झुक जाता है, उसकी बात सुन लेता है, डांट खा लेता है, और वो शख्सियत आप हैं। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। बड़ी बड़ी शख्सियात के लोग लाइफस्टाइल करते हैं। आज एक लाइफस्टाइल हम भी लेकर आए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इसार राना साहब कौन है। एक ऐसा नौजवान जो बस में अखबार फरोशी करता है और उसके बाद एक बहुत बड़े अखबार का ग्रुप एडिटर बन जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने तज्ज़िये देता है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इनके साथ खड़े होते हैं, इनकी राय का एहतराम करते हैं, इनकी राय को मानते भी हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप फ़लाँ की बहुत ज़्यादा हमायत करते हैं, फ़लाँ के लिए आप बिल्कुल बात नहीं करते। तो हम आज जानना चाहते हैं कि इसार राना साहब कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वो क्या है कि कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो मैं क्या अपने ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह ने कहा था। इसार राना साहब अगर आज साफ़ी ना होते तो क्या होते? अगर मैं साफ़ी ना होता और अगर अपनी मर्ज़ी से वो प्रोफेशन चुनता तो मैं एक टीचर होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को डिलीवर करना, बताना, समझाना, गाइड करना, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं टीचर होता या फिर मैं अदाकार होता। आपने अपनी जवानी में बहुत मेहनत की है, अखबार बेचे, बसों में सफ़र किया, धक्के खाए, लेकिन अपनी राह को ठीक रखा। कैसे रखा ये सब? अच्छा, मैंने सिर्फ अखबार नहीं बेचे, मैंने बर्फ़ के गोले भी बेचे, मैंने पकोड़े भी बेचे, मैंने समोसे भी बेचे, मैंने 5-5 मंजिला इमारतें भी बनाई हैं बतौर मज़दूर, ईंटें उठाई हैं, गारा उठाया है, सीमेंट उठाया है। तो मैंने ज़िंदगी का एक कोई रुख नहीं देखा, मैंने ज़िंदगी के सारे रुख देखे। तो इसी में ही अल्लाह ताला मुझे खुद ही धक्के शक्के देता देता इधर से निकालता वो यहाँ तक ले आया है। सहाफ़त में कैसे आए थे आप? अखबार मेरा चूँकि आबाई काम है बेचना। मैं फिर जापान चला गया। इट वाज 1989। तो वहाँ मैं गैर कानूनी रिहायशी था तो पकड़ा गया, जेल चला गया, ओतेमाची जेल रहा। उन्होंने मुझे डिपोर्ट किया, मैं यहाँ आ गया। यहाँ आके मेरे भाई ने कहा कि एक अखबार आ रहा है पाकिस्तान, आप उधर ट्राई करो। मैं इधर आया, इधर पता चला कि जी जो टेस्ट था सब एडिटर्स का वो तो हो भी गया। तो मैं बड़ा मायूस हुआ। तो वो कोई फरिश्ता था, मेरा यकीन है कि वो फरिश्ता था। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा बात सुने, आप टेस्ट दे दो, मैं ये टेस्ट इन्हीं टेस्टों में रख दूँगा, तो आगे आपकी किस्मत। मैंने वो टेस्ट दिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया। और उसके बाद फिर मेरा यहाँ पाकिस्तान अखबार से करियर शुरू हुआ। फिर वो आपके सामने ये सारा चल सो चल। ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मुश्किल वक्त था जिसने आपको रुला भी दिया लेकिन हिम्मत भी दी? बहुत सारे, एक वक्त नहीं था, बहुत सारे ऐसे वक्त आए मेरी लाइफ में जब मैं अपनी बेबसी पे ज़ारो कतार रोया हूँ, बहुत दफ़ा टूटा हूँ, बिखरा हूँ। लेकिन वो क्या शेर है, जब कोई मुझको तोड़ देता है मेरा रब फिर से जोड़ देता है। तो मेरा रब मुझे जोड़ देता था।
नहीं तो एक छोटे से बच्चा ईद पे वो ये देखे कि उसके इर्द गिर्द के लोग नए नए कपड़े पहन रहे हैं तो और वो उसके पास नहीं हैं, पुराने कपड़े हैं, तो वो चाहे वो अपने बज़ाहिर अपने आप पे जितना मर्जी काबू रखे, अंदर से तो उसको टूटता है ना। तो ऐसे कई लम्हे आए मेरी ज़िंदगी में जब मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने अंदर के इंसान को मरने नहीं दिया, उसे ज़िंदा रखा। जब टूट कर जुड़ते थे तो वो तो अल्लाह के साथ जोड़ती है, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर किसका होता था? मेरा अपना। मैं खुद अपने आप को जोड़ता था, मैं खुद अपने आप को कंसोल करता था, मैं खुद अपने आप को समझाता था, और मेरे अंदर का इस जो इशाराना था वो मुझे ताकत देता था और वो मुझे संभालता था मेरे अल्लाह के बाद। अगर आज का इसार राना और 20 साल पहले का इसार राना आमने सामने खड़े हो तो आप उस इसार राना को क्या मशवरा देंगे? मैं उसे कहूँगा कि तूने बहुत लेट बगावत करना सीखी। करता था वो तब भी बागी था, 2006 में भी वो बागी था। ये किताब की तकरीब अपने ये ना इससे कहीं का कवर करे, ये 2006 की तकरीब है। मेरी किताब का नाम है जब पाकिस्तान वापस मिलेगा। जब पाकिस्तान वापस मिलेगा। इसमें मेरे साथ इमरान खान बैठे हैं, मुनव्वर हसन साहब बैठे हैं, अमजद इस्लाम अमजद हैं, हसन निसार हैं, मुन्नू भाई हैं, फ़ारूक अमजद मीर हैं, फिर उसके बाद अजमल न्याजी हैं, मोहम्मद अली दुरानी हैं। तो 2006 में जो लड़का ये किताब लिख रहा है जब पाकिस्तान वापस मिलेगा, तो बागी तो वो है और वो ये समझता है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों को नहीं मिला। लेकिन जो आज वाला इशार है ये ज़रा खुल के बात कर लेता है। उस टाइम उसे खुल के बोलने का मौका नहीं था, लेकिन उस इशार में और इस इशार में कोई फ़र्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। 2020 साल पहले वाला इशाराना और आज वाला इशाराना में शायद फ़र्क ये हो कि इस इशाराना के बाल थोड़े कम हो गए हैं, चेहरे पर झुर्री पड़ गई है, लेकिन जो 20 साल पहले वो जहाँ खड़ा था आज भी वो वहीं खड़ा है। आपको सहाफ़ती कैरियर में कभी किसी दबाव का सामना करना पड़ा, कभी किसी खबर पर? बेशुमार दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, बेशुमार दफ़ा। ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है, जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है उस तरह हमने सारी ज़िंदगी दबाव सहते ही गुजारी है। ये नहीं बोलना, ये नहीं कहना, ये नहीं लिखना, यूँ नहीं करना, और इसी में हम अपने रास्ते बनाते रहे। आपके सहाफ़ती कैरियर में सबसे मुश्किल तरीन दौर कौन सा रहा है? दौर मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल तरीन थे। एक दौर था आज़ाद अखबार एक निकला था, मैं उसका एडिटर था, और वहाँ में 4 माह 5 माह तनख्वाह मुझे नहीं मिली थी। बड़ा मुश्किल घर गुजारा किया मैंने। दूसरा दौर दुनिया टीवी का है, जिसमें मुझे बहुत आला तनख्वाह थी, गाड़ी थी 0 मीटर, 200 लीटर पेट्रोल था, मोबाइल फ्री था, लेकिन वो मेरे मन की जॉब नहीं थी। तो मैं बहुत तकलीफ़ में रहा, एक अरसा मैंने तकलीफ़ में गुजारा। तो बल्कि क्या कहते हैं, मैंने जो रिज़ाइन वहाँ लिखा, तो रिज़ाइन के अल्फाज ये हैं कि मुझे तनख्वाह ज़्यादा है और मेरा काम कम है, तो मैं जस्टिफाई नहीं हो रहा, लिहाजा मैं छोड़ रहा हूँ। दुनिया ने मुझे कहा ये कौन सा दुनिया का इस्तीफ़ा है जिसमें इस्तीफ़ा देने वाला कह रहा है कि मेरी तनख्वाह ज़्यादा और काम कम है, लोग तो इस पर खुश होते हैं। तो मैंने कहा मैं खुश नहीं होता, मुझे लगता है मैं हलाल नहीं कर रहा, मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही है और मैं काम उतना नहीं कर रहा, मेरा कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है, तो मैंने फिर दुनिया टीवी छोड़ दिया था। इट वाज अ वेरी टफ पीरियड इन माय लाइफ। आज के दौर को कैसे देखते हैं? किस हवाले से? सहाफ़त के हवाले से। आज का दौर सबसे बदतरीन दौर है सहाफ़त में। मैंने आज तक याहिया खान का बहुत थोड़ा सा मार्शल्लाह देखा है, फिर मैंने ज़ियाउल हक का मुकम्मल मार्शल्लाह देखा है, फिर मैंने परवेज़ मुशर्रफ का मुकम्मल मार्शल्लाह देखा है, लेकिन इतनी पाबंदियाँ और इतना जबर उन दौर में भी नहीं था जितना आज शहबाज हुकूमत के अंदर है। इतना जबर और इतना जुल्म व सितम और इतनी ताज़ीरें उस टाइम भी नहीं थी जितनी आज है। कभी किसी शख्सियत से डर लगा या कोई आज भी आपको डांटता है? एक्चुअली मैं ना बड़ा हसास आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों से भी डरता हूँ। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता, मैं उनकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकता।
तो जो शख्स इतना कमज़ोर हो कि वो अपने बच्चों की नाराज़गी मोल ना ले सकता हो, तो वो दूसरों का भी बहुत वो ख्याल करता होगा। तो आज भी मैं बहुत हसास हूँ और आज भी मेरी कोशिश ये होती है कि मुझ पे जो गुज़र जाए, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपको डांटता कौन है? सुने आज भी आप किसी की डांट सुनते हैं और बड़ी खामोशी से सर नीचे करके सुनते हैं, वो कौन है? देखें, जो मेरे बड़े भाई हैं शाहनवाज़ राना, वो ख़ुद एक सहाफ़ी हैं और बड़े सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं। तो वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें फादरली ट्रीट करता हूँ। तो आज भी वो मुझे जब चाहे जितने मर्ज़ी लोग हों उनके अंदर डांट सकते हैं और मैं डांट सुनता हूँ, बर्दाश्त करता हूँ। उन्होंने आपके साथ मुकम्मल ताउन किया ज़िंदगी में? वो हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक बड़े भाई के तौर पे, एक बाप के तौर पे मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए हैं। आप उनको फ़ोन कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर करें, सकते? फ़ोन करें। तो आप उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं, लव यू भी बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, क्यों नहीं। मैं तो यानी कि वो भी आपसे बड़ी तगड़ी मोहब्बत करते हैं, नज़र आती है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और क्या कहते हैं, हम एक ही घर में रहते हैं। हम शाम को, रात को जब मैं यहाँ से जाता हूँ खाना खा के, कॉफ़ी पी के, मैं उनके साथ ताश खेलता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और हम वी स्पेंड अ गुड टाइम, हम म्यूज़िक सुनते हैं और वो ख़ुद बहुत अच्छे सिंगर हैं। अच्छा, हाँ। वो हमेशा बड़े भाई वाला रोब डालते हैं या कभी नहीं, वो मिक्सअप ही है। हर वक्त तो कोई भी किसी पे रोब नहीं डाल सकता, ठीक है ना। हेलो। हेलो, हाँ जी। ये मैं एक प्रोग्राम में हूँ और इमरान साहब मेरा प्रोग्राम कर रहे हैं डिजिटल मेरी लाइव पे, तो इन्होंने कहा कि जी आप लाइव अपने भाई को फ़ोन मिलाएं और उनसे बात करें। तो मैंने कहा जी ये मैं मिला देता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। जी अब इमरान सर आप बात करें जो भी करनी है। आपने राना साहब को किसी बात पर ज़िंदगी में थैंक यू बोलना हो तो वो कौन सी बात हो? मैं बोलूँ? आप बोलें। मैं तो जिंदगी में जिसके एक एक लम्हे का थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि जिस तरह मेरी इज्जत करता है अपने बड़े भाई होने के नाते, एक बाप के नाते, तो मेरे पास तो इसको शुक्रिया अदा करने का कोई लफ्ज़ ही कोई नहीं है। लिहाजा ये कि मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो इसकी मशहूर है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो राना साहब, हमें ये खबर मिली थी कि आप इतने बड़े सहाफ़ी को जो टीवी पर बैठकर बात करता है, हक की बात करता है, कहीं झुकता नहीं है, वो एक बंदे के सामने झुक जाता है, उसकी बात सुन लेता है, डांट खा लेता है, और वो शख्सियत आप हैं। ये तो इसका बड़प्पन है ना, और जाहिर है कि हम दोनों भाइयों ने ही सारे हालात को फेस किया है अपने घर के, और हमने ही दोनों ने मिलकर जो है वो आज तक इस घर के लिए जद्दोजहद की है। तो जाहिर है कि जब ये सारी चीज़ें यकजा होती हैं तो उसमें फिर ऐसा ही होता है। फिर दूसरा ये कि मुझे ये भी एक ठस्सा होता है कि जी मैं बड़ा हूँ, तो बड़ा होने के नाते जो है वो फिर मैं अपने हक का इस्तेमाल भी करता हूँ। कहीं मैं बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि जायज़ तौर पर ये हक इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं थोड़ा सा नाजायज़ भी कर लेता हूँ। अच्छा सर, अब आप ये बताएं कि कभी डांट पड़ी और आप रो दी हैं? नहीं, ऐसा सच रोना वोना तो नहीं है, ठीक है ना। वो जो जॉन एलिया का शेर है ना कि अब मुझे कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। तो ये बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि कोई आपको टोकने वाला हो। उन लोगों से पूछें जिनका कोई टोकने वाला नहीं है। अगर किसी एक बात पर आप बड़े राना साहब का शुक्रिया अदा करें, थैंक यू बोलें, तो वो कौन सी ज़िंदगी की एक बात होगी जो आप कभी फरामोश नहीं कर सकते उनकी? अच्छा, वैसे तो ना, लव डजंट मीन टू से थैंक यू एंड सॉरी। मोहब्बत में शुक्रिया और माज़रत नहीं होती। मोहब्बत है बट ठीक है, सब कुछ चलता है उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि मुझे राना साहब की शक्ल में बड़ा भाई मिला। तो मैं थैंक यू इनका तो नहीं, अल्लाह का ज़रूर बोलता हूँ। ये तो सर आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी एक जर्नी थी, लाइफ जर्नी, जिसमें आप कामयाब भी हुए, मुश्किलात भी देखी, लेकिन उसमें अपने आप को फिर संभाला भी, जोड़ तोड़ भी रहे। अब थोड़ा सियासी तौर पर आ जाते हैं। जी। बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल करते हैं कि आप पीटीआई के हैं, आप हमेशा इमरान खान की बात करते हैं, क्यों आप इमरान खान की बात करते हैं? आप पीटीआई के क्यों हैं? आप सहाफ़ी क्यों नहीं हैं?
मैंने जब सियासत को समझना शुरू किया था ना, तो मेरा पहला हीरो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद था। वो आज भी मेरा हीरो है। फिर जब मैं मैच्योर हुआ तो मैंने पॉलिटिक्स में जब हिस्सा लिया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेरी हीरो थी। वो आज भी मेरी हीरो है। ये वो लोग थे दोनों जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए जान दी है। डेमोक्रेसी के साथ जो भी खड़ा होगा मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मुझे इमरान खान ये नहीं, मुझे तो जो डेमोक्रेसी के साथ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इमरान खान आज 24 करोड़ लोगों के फ्यूचर की जंग लड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इमरान खान आज क्या कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बका की जंग लड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इमरान खान जो है रूल ऑफ लॉ की बात करता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। ये कहा जाता है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि अगर आप किसी जमात का बयानिया लेकर चल रहे हैं तो वहाँ से आपको फंडिंग भी होती है। तो क्या कभी कोई फंडिंग हुई है आपको? यार काश हम उन लोगों में होते जिनको फंडिंग हुआ करती है। हम तो देखते हैं कि सहाफ़ी तो बड़े अमीर हो जाते हैं। जो टीवी स्क्रीन पर आ रहा है किसी जमात का बयानिया लेकर चल रहा है, उसके पास गाड़ियाँ आ जाती हैं। ना आपके पास गाड़ी है, ना आपके पास बड़ा आलीशान बंगला है, एक छोटी सी चेयर पर आप बैठे हुए हैं, फिर भी हक की बात करते हैं। इसीलिए शायद मैं कामयाब हूँ कि मैं कोई फंडेड बात नहीं करता, मैं किसी के एजेंडे पे नहीं चलता। मैं अपने मन की बात करता हूँ, अपनी मर्ज़ी की बात करता हूँ। मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है ज़ाती, मेरा घर बैंक प्लज है। और अभी मैंने अपने बेटे की शादी की तो मैंने कमेटी डाली, उधार लिए लोगों से पैसे, और फिर मैंने शादी की। तो मैं तो इसी तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ। कभी ऑफ़र हुई है? बहुत दफ़ा, एक दफ़ा क्या बहुत ऑफ़र हुई। क्या कह कर ठुकराते हैं आप? नहीं, मैं ठुकराता नहीं हूँ, इतना बहादुर नहीं हूँ कि मैं ठुकरा दूँ, मैं माज़रत कर लेता हूँ। और बस अब गुजर गई मेरी सारी ज़िंदगी, अब मुझे क्या ज़रूरत है मज़ीद जाते हुए अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने की। सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार ली तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अब मैं इसी तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ। मुझे को बहुत ज़्यादा दौलत की ज़रूरत नहीं है, मुझे को बड़े बंगले की बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं इस हाल में खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जैसा रखा है मैं इस हाल में बहुत खुश हूँ। आप नवाज शरीफ के हक़ में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क करने वालों में नवाज शरीफ शामिल है। अगर नवाज शरीफ जनरल्स को कोठियाँ बना के ना देता, नवाज शरीफ जनरल्स को क्या कहते हैं गाड़ियाँ गिफ्ट ना करता, नवाज शरीफ जनरल्स को ब्राइब ना करता, उनके साथ मिल के सियासत जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें ना करता, तो आज पाकिस्तान ऐसा ना होता जैसा आज है। पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार नवाज शरीफ है। इमरान खान के हक़ में आप क्यों इतनी बात करते हैं? मैंने बताया इमरान खान रूल ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, अब सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात करता है। इमरान खान और नवाज शरीफ का कंपैरिजन हो सकता है? इमरान खान कुछ और गोले का आदमी है, ठीक है ना। इमरान खान करैक्टर वाइज, इमरान खान अब तालीम, स्टाइल, करैक्टर, अल्लाह की अता, सब कुछ उसके साथ है। इतना कंप्लीट पैकेज मैंने बहुत कम मादी इंसानों में देखा है। आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन आखिर में अगर एक लाइन में पाकिस्तान की सियासत को डिस्क्राइब करना हो तो वो एक लाइन क्या होगी? ये वो बदमाश हैं जिन्होंने अपने माथों पे अशराफिया का नाम लिख के लगाया हुआ है। ये वो डाकू हैं जिन्होंने अपने चेहरों के ऊपर रहबर की नकाब ओढ़ी हुई है। ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने ख़ुद को दुनिया के सामने मसीहा के तौर पे पेश किया है। ये सियासतदान नहीं है, ये वो खून चूसने वाली, अब क्या कहते हैं, वो हैं दरिंदे हैं जिन्होंने इस कौम का खून चूस लिया, गोश्त खा लिया और अभी भी पेट नहीं भर रहा इनका। सीनियर सहाफ़ी इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहाफ़त में 40 साल ज़िंदगी गुजार दी, मेहनत की, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, एक राह बनाई, उस राह पर चलते रहे
और आज भी चल रहे हैं। और यही वजह है कि उस राह पर चलते हुए ना तो इनके पास गाड़ी है, पैदल सफ़र कर रही है, ना उस तरह का आलीशान बंगला है जो सहाफ़ियों के पास होता है, जो नामवर हो जाते हैं, जो किसी एक जमात का बयानिया बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि लोग आते हैं इनके पास और आकर कहते हैं कि आप फ़लाँ की बात करते हैं, आप फ़लाँ की बात करते हैं, लेकिन जब इनके पास आकर बैठो तो एक मिडिल क्लास आदमी जो अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजार रहा होता है, जिसकी जेब में ना तो चेक होते हैं, ना इतनी बड़ी तादाद में पैसे होते हैं कि वो उन जैसी ज़िंदगी गुजार सके जो दूसरी लाइन पर चले जाते हैं। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। इनके बड़े भाई शाह नवाज़ राना साहब वो हमारे सब के आइडियल हैं, ये भी आइडियल हैं, उस्ताद मोहतरम हैं हमारे। हम बहुत कुछ ज़िंदगी में इनसे सीखते हैं। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम दोनों भाइयों को साथ बिठाकर इन दोनों भाइयों की लाइफस्टाइल पर ज़िंदगी गुजारें। यकीनी तौर पर ये हमारे नौजवान नस्ल के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग होगी कि हम सीख सकें कि अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आगे लेकर चलना है। फ़िलहाल इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।